हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस में आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखेंगे, अकाउंटिंग साइकिल, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली आपका किससे रिलेटेड होगा? यहाँ पे मनी से आपका यहाँ पे अकाउंटिंग रिलेट्स होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज़ करेंगे। रिकॉर्ड यानी कि उनको लिखना, क्लासीफाई यानी कि उनको वर्गीकृत करना, ठीक है। समराइज़ यानी कि उनका सारांश निकालना, ठीक है। उसके बाद इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर यानी कि एक तरीके से हमें उसका क्या करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। इन टर्म ऑफ मनी, मनी की टर्म में यहाँ पे करना है। ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होंगे विच आर इन पार्ट एटलीस्ट इन ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। तो इनका करेक्टर कैसा होगा? ये वित्तीय करेक्टर के होने चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और बाद में क्या करना है, उनके जो रिज़ल्ट है उसको इस ढंग से प्रस्तुत करना है ताकि जो भी पक्षकार उसको समझना चाहे या देखना चाहे, उनका यूज़ करना चाहे, तो वो आसानी से उनका यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये आता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है उनको हम मनी की फॉर्म में यहाँ पे क्या कर सकें, एक्सप्रेस यहाँ पे कर सकें या लिख सकें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को माल दिया, ठीक है, आपने सामान बेचा, आपने क्या कर दिया, सामान को बेच दिया। आपने सामान बेचा लेकिन आपको नहीं पता है कि आपने कितने रुपए में बेचा है, तो क्या वो आपका ट्रांजेक्शन कहलाएगा? तो वो आपका ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। किसके फॉर्म में? मनी की फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। और जो भी ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम अकाउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारे मनी की फॉर्म में होते हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, उनका सारांश तैयार करना है, और बाद में क्या करना है, उनको इंटरप्रेट करना है। यानी कि उनका जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको वो क्या करना है, इस तरीके से प्रस्तुत करना है कि वो आसानी से पूरी की पूरी जानकारी ले सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, अकाउंटिंग की विशेषताओं में सबसे पहले हमारे पास आता है इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आर्ट क्या होता है? जो भी आपके पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं। ठीक है, ये देखिए, वैसे तो होता है कोई भी काम को करना, वो क्या होता है, कला होती है, आर्ट होती है। लेकिन एक डेफिनेशन के रूप में हम देखें तो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। अब ये अकाउंटिंग से किस तरह से कैसे रिलेटेड है कि अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको समराइज़ करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट हम उसको करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूडेड होती है, किसमें, अकाउंटिंग में। तो आर्ट में भी क्या होते हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना, और अकाउंटिंग में भी क्या होता है, आपके जो प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव है उनको आप यहाँ पे क्या करते हो, अचीव करते हो। एज वेल एज साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है, जिसके अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हो, कुछ रूल्स हो, कुछ रेगुलेशन हो, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइंस यहाँ पे कहा जाता है। तो अकाउंटिंग के भी क्या होते हैं, यहाँ पे अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना है जो कि फाइनेंशियल करेक्टर के हो, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल करेक्टर का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी को सैलरी दिया, ठीक है, और हमने वो सैलरी दिया है कितने का, 10,000 का। तो ये हमारे पास कैसा है, फाइनेंशियल नेचर का है।
ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने अकाउंट्स में। इसी तरीके से अगर हमने कोई लैंड खरीदा है, ठीक है, लेकिन लैंड का वैल्यू हमें कितना पड़ा है, यहाँ पे 10 लाख हमें यहाँ पे लैंड का वैल्यू पड़ा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल करेक्टर है, मनी दिख रही है यहाँ पे आपको, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंटिंग में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। तो आपको किसकी टर्म में इसको रिकॉर्ड करना है, मनी की टर्म में आप यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ऐसे नहीं करना है कि आपने 5 पर्सन है या फिर आपके 5 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपने क्या दिया है, सैलरी दिया है, ऐसे आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, 5 की सैलरी कितनी यहाँ पे होती है, यानी 20,000 मान लीजिए होती है, तो आपको इसको 20,000 को यहाँ पे क्या करोगे, एंटर करोगे, ना कि यहाँ पे 5 पर्सन को यहाँ पे एंटर करोगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 20 कुर्सियाँ हैं, ठीक है, एज ए फर्नीचर आपके पास 20 चेयर है। तो आप ये नहीं लिखोगे कि हमारे पास 20 चेयर हैं, आप क्या लिखोगे, इन 20 चेयर्स का वैल्यू कितना है, मान लीजिए इनका वैल्यू है 2,000 रुपये, तो आप यहाँ पे 2,000 लिखोगे, ना कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 20 चेयर लिखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि हमने बनाया यहाँ पे परचेज अकाउंट, हमने यहाँ पे बनाएंगे, सेल्स अकाउंट हम बना सकते हैं, ठीक है, सैलरी अकाउंट हम बना सकते हैं, हमने बना दिया कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, किसमें, क्लासिफिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो जितने भी हमने अकाउंट बनाए हुए होते हैं उनका हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैलेंस तैयार करते हैं, ठीक है। बैलेंस तैयार करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनका हम बैलेंस निकालेंगे और उस बैलेंस के बेस पे हम आगे बनाएंगे यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है, जिसको हम P&L भी बोलते हैं, बैलेंस शीट होती है, तो वो सब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया था एक अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जर्नल में एंटर करते हैं। जर्नल में एंटर करने के बाद हमने क्या किया, इनको लेजर में पोस्टिंग किया, देन हमने यहाँ पे क्या निकाला, उनका बैलेंस निकाला, इनके अकाउंट्स का बैलेंस हम यहाँ पे निकालते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे लास्ट में हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये मैन्युफैक्चरिंग वाले बनाते हैं, अगर किसी का जो बिज़नेस है वो कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग का है, तो वो बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस किसके लिए होता है, यहाँ पे टू फाइंड प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस किसके लिए होता है, हमारे पास प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। और बैलेंस शीट क्या बताती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ये बताएगी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है, तो वो ये यहाँ पे एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल यहाँ पे समझ में आ गया है सभी को। तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, जर्नल में पोस्टिंग करेंगे, जर्नल में हम उनकी एंट्री करेंगे, ठीक है। जर्नल में एंट्री करने के बाद हम क्या करेंगे, उनके लेज़र में पोस्टिंग करेंगे। लेज़र से हम क्या बनाएंगे, यानी कि जो लेज़र अकाउंट है उनके बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, उसके बेस पे हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि हमने जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस है, हमारा बैलेंस शीट है, उनसे हमने जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, निकाले हैं, उनको इस ढंग से प्रस्तुत करना है कि आसानी से कोई भी उनको समझ सके। जैसे कंपनी के जो ओनर होते हैं वो समझ सके, मैनेजमेंट समझ सके, ठीक है, एम्प्लॉय समझ सके, यानी कि जो भी पार्टीज़ हैं जो समझना चाहती हैं वो क्या कर सकें, इन चीज़ों को आसानी से समझ सके। कम्युनिकेटिंग क्या करना है कि लास्ट में उसको मतलब कम्युनिकेट करना, दूसरों को बताना, सूचना देना। किन को सूचना देना, जो व्यवसाय में अपना हित रखते हैं। व्यवसाय में हित रखने वाले कौन कौन हो सकते हैं, ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, क्रेडिटर हो गए, गवर्नमेंट हो गई,
ठीक है, पब्लिक हो गई, तो उन सबको क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ये तीनों क्या होते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बुक कीपिंग के बारे में क्या कहा जाता है, तो बुक कीपिंग में मेनली 4 एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी कि जो भी फाइनेंशियल नेचर की होती है। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि मनी से ये रिलेटेड होनी चाहिए, मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अगर मनी की फॉर्म में है तो ही हम क्या करेंगे, उसको अकाउंटिंग में या बुक कीपिंग में हम उसको शामिल करेंगे। ठीक है, मेजर दिस ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म, पैसे में उनको दर्शाना कि 1000 की है, 2000 की है, 3000 की है, कितने की है, उस हिसाब से। ठीक है, जर्नल की एंट्री पास करना और लास्ट में क्या करना है, लेजर में उनकी पोस्टिंग करना, यानी कि अलग अलग अकाउंट उनके प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आ जाता है हमारा बुक कीपिंग में। नेक्स्ट हम बात करें अगर अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। यानी कि बुक कीपिंग कहाँ पे ख़त्म हुई, लेजर तक ख़त्म हो गई है। ठीक है, लेजर पे हमारी बुक कीपिंग क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट आता है, जैसे ट्रेडिंग बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, उनका समरी तैयार करना, और लास्ट में इस ढंग से प्रस्तुत करना कि जो भी पार्टीज़ है उनको वो आसानी से समझ में आ सके, वो अपनी पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, और कम्युनिकेट करना, यानी कि उनको बताना, आसानी से उनको सूचनाएं उपलब्ध करवाना, वो सारा किस में आता है, यहाँ पे अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग हो गई, यहाँ इसमें 4 स्टेप होते हैं। इनिशियली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल करेक्टर के, मॉनेटरी टर्म में उनको प्रेजेंट करना, जर्नल में एंट्री पास करना, और जो भी जर्नल आता है हमारा उसके बेस पे लेजर में पोस्टिंग करना। तो ये हो गया बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग में हो गया ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, समरी तैयार करना, इंटरप्रेट करना रिजल्ट को, और साथ में कम्युनिकेट करना है, यानी कि जानकारी देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या होता है, देखिए अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल्स हमें चाहिए होते हैं, तो उसी से संबंधित होती है हमारी अकाउंटेंसी। ठीक है, टेक्निक्स जो भी हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं वो सारी की सारी किससे संबंधित होती हैं, अकाउंटिंग से संबंधित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हम अकाउंटिंग किस उद्देश्य के लिए करते हैं वो हमारे पास आता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है टू कीप रिकॉर्ड सिस्टमेटिक इन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि हमें क्या करना है, हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है कि जो ट्रांजेक्शन हमारा पहले हुआ है, यानी कि मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन आपका 1 जनवरी को हुआ है, ठीक है, और एक ट्रांजेक्शन आपका हुआ है 10 जनवरी को, तो पहले आपको कौन सा ट्रांजेक्शन यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, 1 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। उसके बाद आप 10 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन लेके चलोगे। ठीक है, और सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो कि आपके कैसे हैं, मॉनेटरी टर्म में होते हैं, मनी की फॉर्म में होते हैं, उन सबको यहाँ पे क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन हैं उनको कैसे रखना है, एकदम सिस्टमेटिक मैनर में रखना है। कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, वाउचर है, तो वो आपको यहाँ पे मिसप्लेस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए सभी बिजनेस जो होते हैं वो किस लिए बिजनेस को करते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए, कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, तभी वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस का हमें पता कैसे चलेगा, अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, वही एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट बनाते हैं, तो उसके बेस पे हमें क्या पता चलता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया है। ठीक है, टू फाइंड द रीज़न ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपके जो अगर फ्यूचर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट की वजह क्या है, जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया है तो उस प्रॉफिट को करने के लिए आपने किस तरीके से एफर्ट्स किए हैं, वो सब यहाँ पे पता लग जाते हैं। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपके ने क्या क्या गलतियाँ की है, क्या क्या कमियाँ रही हैं आपके बिज़नेस में जिसकी वजह से आपको ये लॉस हुआ है,
तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखिए फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की किससे पता चलती है? अभी आपको बताया था, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। तो बैलेंस शीट से क्या पता चलती है? जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसका हमें पता चलता है कि कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, कितने शेयर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, असेट्स कितनी है, ठीक है, डेटर्स कितने हैं। वो सारी चीज़ें किससे पता चलती है आपको? बैलेंस शीट से पता चलती है। और बैलेंस शीट ही क्या बताती है? यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की, कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है टू कैलकुलेट द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। प्रोग्रेस में हम क्या देख सकते हैं? जैसे कि कंपनी ने फर्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया, सेकेंड ईयर उसका प्रॉफिट कितना रहा है, ठीक है, थर्ड ईयर कितना रहा है, कितने उसने एक्सपेंसेस किए थे, सेकेंड ईयर कितने किए, थर्ड ईयर एक्सपेंसेस कितने किए, उसके अगेंस्ट रेवेन्यू कितना मिला है। ठीक है। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्रोग्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? जैसे कि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर कंपनी के जो शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स की मार्केट वैल्यू, MV यानी कि मार्केट वैल्यू क्या थी, सेकेंड ईयर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है। तो उसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं? उसकी प्रोग्रेस का पता लगा सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे? कि कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे? कि कंपनी डिक्लाइन में जा रही है, यानी कि लॉस में जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू डिटेक्ट इनएक्यूरेसी एंड एरर। ठीक है। एरर और इनएक्यूरेसी को डिटेक्ट करने के लिए भी अकाउंटिंग काम आती है, कि क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या गलतियां हमने की है, ठीक है, कौन सी त्रुटियां रह गई हैं, वो सभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग की हेल्प से पता लगा सकते हैं। देखिए एरर वाला एक अलग से हम टॉपिक यहाँ पे लेके आएंगे। उसमें आपको जो एरर है उसके बारे में बताया जाता होगा और उनको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। ये वही लास्ट वाला करेक्टरिस्टिक्स की तरह हो गया कि सब क्या करना है? जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनको कम्युनिकेट करना है। और इंटरेस्टेड पार्टीज़ में आपको पता है कौन कौन सी होते हैं? ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गई, एम्प्लॉय हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। तो ये हमारी सारी की सारी क्या होती है? इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग की हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन हम तैयार करते हैं उनसे भी क्या करते हैं? हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है, यानी कि जिनको कुछ ना कुछ मतलब चाहिए होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, कुछ वो गैदर करना चाहती है, जानना चाहती है बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आते हैं इंटरनल यूज़र और फिर आते हैं एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है। इंटरनल यूज़र में हमारे पास यहाँ पे आता है ओनर और मैनेजमेंट। ओनर कौन होते हैं? मालिक होते हैं जिनके पास कंपनी की कैपिटल होती है, शेयर्स जिन्होंने खरीद रखे होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओनर। वो क्या करेंगे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का उनको ये पता लगाना होता है कि हमें कंपनी कितना डिविडेंड यहाँ पे देने वाली है। ठीक है। तो इस चीज़ का वो यहाँ पे पता लगाते हैं। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से यूजफुल है? मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए क्या करता है? प्लान डिसाइड करता है। ठीक है। और प्लान वो तभी डिसाइड करेगा तब उसको ये पता हो कि मैंने पीछे क्या किया था। ठीक है। यानी कि पीछे वाले जो जितने भी प्लान्स हमने बनाए थे वो हमने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है। उसी के बेस पे क्या करेगा? वो फ्यूचर के लिए प्लान डिसाइड करेगा। अगर वो अचीव नहीं किए गए थे तो उसमें क्या कमियां रह गई थी उनको दूर करने की कोशिश करेगा और नेक्स्ट फ्यूचर के प्लान इस तरीके से बनाएगा ताकि उनको अचीव किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और पब्लिक। देखिए इन्वेस्टर्स के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस तरीके से यूज़फुल होती है कि जो भी इन्वेस्टर चाहे वो शेयर्स खरीदना चाहते हो, ठीक है, शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो वो ये देखेंगे कंपनी डिविडेंड क्या दे रही है और शेयर्स की वैल्यू क्या है। अगर हम बात करें डिबेंचर होल्डर की तो वो ये देखेंगे कि कंपनी इंटरेस्ट को टाइम पर पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल होती है किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की तो उनको भी क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है टाइम पे।
ठीक है, इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लास्ट में जिन जो क्रेडिटर्स थे उनको किस तरीके से इंटरेस्ट पे कर रही थी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होते हैं कि हमें टाइम पे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ पे ये चेक करते हैं। गवर्नमेंट की हम बात करें तो टैक्स कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना है, ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट तो बेसिकली किसके लिए करती है, टैक्स के लिए ही क्या करती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है। उसके बाद करें हम बात पब्लिक की, तो पब्लिक के लिए किस तरीके से यूज़फुल है कि क्या सर्विस हमें वो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, कौन कौन सी सोशल बेनिफिट हमें मिलने वाले। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हम अकाउंटिंग किस उद्देश्य के लिए करते हैं वो हमारे पास आता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है टू कीप रिकॉर्ड सिस्टमेटिक इन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि हमें क्या करना है, हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है कि जो ट्रांजेक्शन हमारा पहले हुआ है, यानी कि मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन आपका 1 जनवरी को हुआ है, ठीक है, और एक ट्रांजेक्शन आपका हुआ है 10 जनवरी को, तो पहले आपको कौन सा ट्रांजेक्शन यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, 1 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। उसके बाद आप 10 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन लेके चलोगे, ठीक है, और सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो कि आपके कैसे हैं, मॉनेटरी टर्म में होते हैं, मनी की फॉर्म में होते हैं, उन सबको यहाँ पे क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। यानी कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन हैं उनको कैसे रखना है, एकदम सिस्टमेटिक मैनर में रखना है। कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, वाउचर है, तो वो आपको यहाँ पे मिसप्लेस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए सभी बिजनेस जो होते हैं वो किस लिए बिजनेस को करते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए, कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, तभी वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस का हमें पता कैसे चलेगा, अकाउंटिंग की हेल्प से, ठीक है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, वही एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट बनाते हैं, तो उसके बेस पे हमें क्या पता चलता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया है, ठीक है। टू फाइंड द रीज़न ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपके जो अगर फ्यूचर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट की वजह क्या है, जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया है तो उस प्रॉफिट को अर्नने के लिए आपने किस तरीके से एफर्ट्स किए हैं, वो सब यहाँ पे पता लग जाते हैं। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपके ने क्या क्या गलतियाँ की है, क्या क्या कमियाँ रही हैं आपके बिज़नेस में जिसकी वजह से आपको ये लॉस हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखिए फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की किससे पता चलती है, अभी आपको बताया था, हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट से क्या पता चलती है, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसका हमें पता चलता है कि कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, कितने शेयर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, असेट्स कितनी हैं, ठीक है, डेटर्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें किससे पता चलती है, आपको बैलेंस शीट से पता चलती है। और बैलेंस शीट ही क्या बताती है, यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की, कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है टू कैलकुलेट द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। प्रोग्रेस में हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि कंपनी ने फर्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया, सेकंड ईयर उसका प्रॉफिट कितना रहा है, ठीक है, थर्ड ईयर कितना रहा है, कितने उसने एक्सपेंसेस किए थे, सेकंड ईयर कितने किए, थर्ड ईयर एक्सपेंसेस कितने किए, उसके अगेंस्ट रेवेन्यू कितना मिला है, ठीक है। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर कंपनी के जो शेयर्स हैं, ठीक है, शेयर्स की मार्केट वैल्यू MV, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या थी, सेकेंड ईयर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस का पता लगा सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि कंपनी ग्रो कर रही है, और अगर मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि कंपनी डिक्लाइन में जा रही है, यानी कि लॉस में जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू डिटेक्ट इनएक्यूरेसी एंड एरर, ठीक है। एरर और इनएक्यूरेसी को डिटेक्ट करने के लिए भी अकाउंटिंग काम आती है, कि क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या गलतियां हमने की है, ठीक है, कौन सी त्रुटियां रह गई हैं, वो सभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग की हेल्प से पता लगा सकते हैं। देखिए एरर वाला एक अलग से हम टॉपिक यहाँ पे लेके आएंगे, उसमें आपको जो
एरर है उसके बारे में बताया जाता होगा और उनको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। ये वही लास्ट वाला करेक्टरिस्टिक्स की तरह हो गया कि सब क्या करना है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनको कम्युनिकेट करना है। और इंटरेस्टेड पार्टीज़ में आपको पता है कौन कौन सी होते हैं, ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गई, एम्प्लॉय हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। तो ये हमारी सारी की सारी क्या होती है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग की हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन हम तैयार करते हैं उनसे भी क्या करते हैं हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है पार्टीज़ इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है, यानी कि जिनको कुछ ना कुछ मतलब चाहिए होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, कुछ वो गैदर करना चाहती है, जानना चाहती है बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आते हैं इंटरनल यूज़र और फिर आते हैं एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, इंटरनल यूज़र में हमारे पास यहाँ पे आता है ओनर और मैनेजमेंट। ओनर कौन होते हैं, मालिक होते हैं जिनके पास कंपनी की कैपिटल होती है, शेयर्स जिन्होंने खरीद रखे होते हैं उनको हम बोलते हैं ओनर। वो क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का उनको ये पता लगाना होता है कि हमें कंपनी कितना डिविडेंड यहाँ पे देने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का वो यहाँ पे पता लगाते हैं। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से यूजफुल है, मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए क्या करता है, प्लान डिसाइड करता है। ठीक है, और प्लान वो तभी डिसाइड करेगा तब उसको ये पता हो कि मैंने पीछे क्या किया था। ठीक है, यानी कि पीछे वाले जो जितने भी प्लान्स हमने बनाए थे वो हमने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, उसी के बेस पे क्या करेगा, वो फ्यूचर के लिए प्लान डिसाइड करेगा। अगर वो अचीव नहीं किए गए थे तो उसमें क्या कमियां रह गई थी उनको दूर करने की कोशिश करेगा और नेक्स्ट फ्यूचर के प्लान इस तरीके से बनाएगा ताकि उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और पब्लिक। देखिए इन्वेस्टर्स के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस तरीके से यूज़फुल होती है कि जो भी इन्वेस्टर चाहे वो शेयर्स खरीदना चाहते हो, ठीक है, शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो वो ये देखेंगे कंपनी डिविडेंड क्या दे रही है और शेयर्स की वैल्यू क्या है। अगर हम बात करें डिवेंचर होल्डर की तो वो ये देखेंगे कि कंपनी इंटरेस्ट को टाइम पर पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से जो